everyone, and we are in the continuation of our chapter that is nationalism in India. नेशनलिज्म इन इंडिया एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए स्टूडेंट्स हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है एंड वी आर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसमें हम कवर करने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड साइमन कमीशन. ठीक है, नाउ लेट्स सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स किन बेस पॉइंट्स के साथ शुरू होता है. लुक एट दीज पॉइंट. After the Rowlatt सत्याग्रह महात्मा गांधी felt to launch a more broad based movement. तो देखिए रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था आफ्टर जलियांवाला बाग जो इतना वायलेंट एक्टिविटीज हुई, उसके बाद महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ दैट मूवमेंट कि हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट मेक एवरीथिंग काम, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं ब्रिटिशर्स बदले में हमको सिर्फ मारपीट कर रहे हैं. मारपीट तो छोड़िए, मार रहे हैं, मतलब लिटरली इतनी मौतें हो रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइंग एट दैट टाइम. तो उस मूवमेंट को वहां पर कॉल ऑफ कर दिया गया. तो अब महात्मा गांधी जी चाहते थे कि एक ब्रॉड मूवमेंट आना चाहिए, ब्रॉड मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने खिलाफत इशू को अपना बेस बनाया. खिलाफत इशू स्टूडेंट्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि एक ऐसा इशू इन्होंने लिया जिससे ही कैन ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर, क्योंकि वो जानते थे कि इफ वी आर वर्किंग एज अ टीम तो हमारा सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है. और वो चाहते थे कि हिंदू एंड मुस्लिम ये दोनों कम्युनिटी साथ में मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई में साथ दें. ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है? विद द थॉट कि येस देयर मस्ट बी सम ब्रॉड मूवमेंट टू बी लॉन्च, जिसके लिए ही टुक आउट खिलाफत इशू, जो कि अभी हम डिस्कस करने ही वाले हैं. खिलाफत इशू लेने का इनका मेन मोटिव क्या था? अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड टेकिंग खिलाफत इशू एज द बेस फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर, ताकि वी विल वर्क एज अ टीम. ठीक है, ताकि वो दोनों कम्युनिटीज एक टीम की तरह काम कर सकें. नाउ सी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. हमने आप सबने चैप्टर 1 पढ़ा होगा, जहाँ पर हमने देखा था कि ये सब यूरोपियन की कॉलोनीज थी, है ना. तो ऑटोमन टर्की डिफीट होते हैं, उसके बाद जो वहाँ के एम्परर था, मतलब जिसको खलीफा बोला जाता है, और वैसे है मतलब जो लीडर होता है दे यूज टू कॉल दैट पर्सन एज खलीफा. तो उनके साथ हार्श ट्रीटी, मतलब उनको डिसरिस्पेक्ट या कुछ ऐसी गलत ट्रीटमेंट उनको देने की ऐसी र्यूमर्स आने लगी. और र्यूमर्स एक्चुअली क्या होता है, जैसे वी बिलोंग टू सम कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी में कुछ होगा तो वो कहीं ना कहीं से हमारे तक खबर पहुंच ही जाती है कि ऐसा हो रहा है. तो जो मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड थे उन तक ये न्यूज़ पहुंची कि जो हमारे लीडर है, जो हमारे एम्परर हैं, दैट इज खलीफा, उनके साथ हार्श ट्रीटमेंट इम्पोज किया जा रहा है फ्रॉम ब्रिटिशर्स. तो इट रेज अ सेंस ऑफ, कहते हैं ना, फीलिंग अगेंस्ट वाला जो सेंस राइज हो गया था. मतलब कि अब मुस्लिम्स को ये आ गया था कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट सो फार, हम करने ही नहीं वाले, जो इक्कड़ दुक्कड़ करते भी होंगे वो बिल्कुल नहीं करेंगे. ठीक है, तो उसी के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई, जो कि खिलाफत कमेटी बनी थी 1919 में. ओके, क्यों बनाई गई थी? यस, द रीजन बिहाइंड टू डिफेंड खलीफाज टेम्पोरल पावर, मतलब कि जो खलीफा हैं उनके पावर को डिफेंड करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स का सपोर्ट आना शुरू हो गया था. तो उसके लिए इंडिया में भी एक कमेटी बनी जिसका नाम था खिलाफत कमेटी. Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of unified national movement. अब यहाँ पर गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी. सी हम तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं ही, अब मुस्लिम्स को भी एक और मौका मिल गया है. ऑलरेडी वो तो थे अगेंस्ट, बट एक और मौका मिल गया है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने का. तो हम भी खिलाफ, आप भी खिलाफ, नाउ वी विल वर्क एज अ टीम. एक अपॉर्चुनिटी तैयार हो गई वहाँ पर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से निकल के आता है कि जो वहाँ का टर्की के जो ऑटोमन एम्पायर था एक्चुअली टर्की में, ठीक है, तो वहाँ के जो एम्परर थे उनके साथ गलत ट्रीटमेंट, हार्श ट्रीटमेंट इम्पोज होने के रूमर्स आने लगे, जिसके लिए उन एम्परर की पावर्स को स्टोर करने के लिए, डिफेंड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था खिलाफत कमेटी. ठीक है, कब बनाई गई? 1919 में ये कमेटी बनाई गई थी.
अब इस कमेटी के बनने के बाद गांधी जी को इसमें अपॉर्चुनिटी क्यों दिखी? क्योंकि गांधी जी को तो पहले से ही था कि हिंदू मुस्लिम साथ में आकर काम करें। अब हमारा दुश्मन ब्रिटिशर्स, उनका दुश्मन ब्रिटिशर्स, तो बस दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इस कमेटी के पहले मुस्लिम सपोर्ट नहीं करते थे इंडियंस को, बिल्कुल करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा डिवाइड एंड रूल वो चला ही चुके थे, तो थोड़ी सी डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्टिंग एरिया हमारे बीच में बन चुका था। बट इस मूवमेंट के थ्रू गांधी जी को लग रहा था कि वो कन्फ्लिक्टिंग एरिया भी हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट खिलाफत कमेटी सेज। 1919 हमने ईयर तो देख लिया कि खिलाफत कमेटी बनी। अब देखिए, फॉर्म्ड इन बॉम्बे मार्च 1919 टू डिफेंड। अब आते हैं खिलाफत कमेटी कब बनी थी? 1919 में बनी थी। ठीक है, मार्च 1919 में कहाँ बनी थी? बॉम्बे में बनी थी। क्यों बनी थी? ताकि खलीफा के टेम्पोरल पावर्स को डिफेंड किया जाए, मतलब जो उनके जो हमारे एम्परर्स हैं उनके जो पावर्स हैं उनको हम डिफेंड कर सकें। किसने बनाई थी? सेकेंड इज सेइंग मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगेन डिस्कसिंग विद गांधी जी फॉर यूनाइटेड मास एक्शन। तो यहाँ पर अली ब्रदर्स ने इस कमेटी को फ्रेम किया, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। September 1920, Calcutta session of Congress resolution passed to start NCM in support of Khalifa as well as for Swaraj। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है कि 1920 में जाकर हम इस पूरे मूवमेंट को अडॉप्ट करें, मतलब कि 1919 में कमेटी बनी है, गांधी जी ने सोचना शुरू कर दिया है कि एक मूवमेंट, लेकिन 1920 में जाकर अडॉप्ट किया है। एक्चुअली गांधी जी को विद इन अ कांग्रेस भी अपने लीडर्स को ये समझाने में वक्त लग गया था कि वी हैव टू स्टार्ट दिस मूवमेंट। मतलब कुछ लीडर्स उनके फेवर में थे तो कुछ लीडर्स उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि होता है ना, नॉट टू पीपल कैन थिंक ऑन अ सेम पाथ, वो नहीं हो सकता। बट कन्विंस किया गया एंड फाइनली 1920 कैलकाटा सेशन में जाकर अडॉप्ट किया जाता है। मतलब अडॉप्ट मीन्स फुल समर्थन दे दिया गया कि ओके वी ऑल आर रेडी, स्टार्ट किया जा सकता है मूवमेंट। ठीक, तो यहाँ तक खिलाफत कमेटी हुई। और हाँ, नॉन कोऑपरेशन के साथ हमेशा ये खिलाफत वर्ड चलता ही रहता है, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन खिलाफत, बिकॉज मुस्लिम्स एंड हिंदू इन दोनों ने साथ में अपना पूरा ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। नाउ लेट्स सी what this says, why non cooperation, कि नॉन कोऑपरेशन की जरूरत क्यों आन पड़ी थी, क्यों गांधी जी इतना बड़ा मूवमेंट चलाना चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हैं विद द हेल्प ऑफ इंडियंस, हमने उन्हें आने दिया इसलिए वो आए हैं, हमने उन्हें सपोर्ट किया इसलिए वो हम पर राज कर पा रहे हैं। हम क्योंकि हम क्या है, हम नई चीज की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इंडियंस ने वही सोचा कि ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, भले ही वो ट्रेड करने आए थे या कुछ भी, बट वाई वी अलाउड देम, हमारी कंट्री है, वाई टू अलाउ एनीवन टू एंटर इन आवर कंट्री एंड रूल अस। तो वही महात्मा गांधी भी कह रहे थे, जो कि उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा था कि ब्रिटिश रूल वॉज स्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो शायद हम ब्रिटिशर्स के गुलाम नहीं होते। तो इस पॉइंट को स्टूडेंट्स याद कर लीजिए, 1 मार्क क्वेश्चन। किस बुक में गांधी जी ने मेंशन किया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेब्लिश इसलिए हुई थी क्योंकि इंडियंस ने कोऑपरेट किया था? हिंद स्वराज, और जो कब आई थी? 1919 में। मतलब 1919, 1919, 20 और 21 ये बड़े कहते हैं ना ऐतिहासिक सालों में से काउंट होते हैं कि ईयर्स, इतने हिस्टोरिकल ईयर्स हैं, इनमें बहुत कुछ हुआ था उस टाइम पे। नाउ लेट्स सी, if Indians refuse to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come। गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम इंडियंस ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना बंद कर दें, हम इंडियंस ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दें, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम आज़ाद होंगे एंड वी विल हैव स्वराज। हमारा सब देश, मतलब हमारे देश की हर चीज़ हमारी होगी, हम अपने ही देश में गुलामी की जिंदगी नहीं जी रहे होंगे। ओके, नाउ सी, गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। अब बात आती है कि क्वेश्चन भी है, ठीक है, गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कैसे करना चाहते थे? पहली बात आ गई, गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, गांधी जी हिंदू मुस्लिम यूनाइट करना चाहते हैं, इसलिए गांधी जी ने खिलाफत इशू को अपना बेस बनाया
खिलाफत इशू के लिए खिलाफत कमेटी बनी जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली ब्रदर्स ने बनाई। फाइनली 1920 में अडॉप्ट भी हो गया कि हमने स्टार्ट करना है पूरा मूवमेंट, लेकिन करेंगे कैसे, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये मूवमेंट स्टेज में होगा, स्टेज मतलब वन आफ्टर द अदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। Now, what the first thing says, the surrender of titles that the government awarded. गवर्नमेंट ने आपको जो भी टाइटल का मतलब होता है लाइक जैसे महात्मा गांधी, महात्मा वाज अ टाइटल गिवन टू हिम, तो सर मैडम जस्ट लाइक दीज टाइटल्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही थी वो आपको सरेंडर करने, वापस करने कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज दीज टाइटल, हम हमारे नाम से चलेंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स हमको दे रहे हैं गिव देम बैक, कि नहीं चाहिए आपका। नाउ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस एंड फॉरेन गुड, मतलब कि जो भी चीज ब्रिटिश सरकार से जुड़ी हुई है वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ऑफ द थिंग। तो पहला पॉइंट कहता है कि हमें जो भी टाइटल दिए जा रहे हैं वी आर गोइंग टू सरेंडर देम बैक। दूसरा कह रहा है कि व्हाट सिविल सर्विसेज है या व्हाट एवर थिंग्स रिलेटेड टू ब्रिटिशर्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट, हम एक तरीके से उसका बहिष्कार करते हैं, हम उसको बॉयकॉट करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड जो ये बॉयकॉट आता है, बॉयकॉट का मीनिंग ही होता है कि नॉट टू यूज एनीथिंग, सरेंडर कर दीजिए, बॉयकॉट करते हैं मतलब बहिष्कार करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दीज थिंग्स, ठीक है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चालू हुआ, एक्चुअली बेटा क्या होता है कि सबके लिए हर चीज का मीनिंग अलग होता है। मतलब अगर आपसे बोला जाए आपका ड्रीम क्या है तो यू विल हैव सम अदर ड्रीम, किसी और से पूछा जाए तो उसका ड्रीम कुछ और होगा। उसी तरीके से यहाँ पर स्वराज और नॉन कोऑपरेशन का जो एक मीनिंग निकल के आ रहा था सबके लिए अलग अलग, और सबके लिए अलग अलग तो सबने अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्रेस भी किया। तो जो मूवमेंट हुआ ये हमारा 3 जगहों पर जो हमारी बुक में स्पेसिफिकली हमको बताया गया है कि टाउन्स में देखा, वी हैव सीन इट इन कंट्री साइड मतलब विलेजेस में, और प्लांटेशन एरिया में हमने देखा, ठीक है। तो डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट मतलब कि अलग अलग तरीके से उस मूवमेंट को एक्सप्रेस किया गया। अब वो हम देख लेते हैं कि टाउन्स में कैसे शुरू होता है, ठीक है। मूवमेंट इन द टाउन्स, तो सबसे पहले आता है द स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, हेडमास्टर टीचर सबने स्कूल छोड़ दिए। भाई क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के स्कूल थे, नहीं जाना हमें उसमें, क्योंकि हम तो बॉयकॉट कर रहे हैं ना, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट। अगला है लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस एंड द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे काउंसिल के, जो कि मतलब क्या था ना, रिजेक्ट तो नहीं बोल सकते, वी कैन से इट कि बंद, बॉयकॉट कर दिया कि हम वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर एनी इलेक्शन। लेकिन मद्रास में इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया गया क्योंकि उनको लगता था कि अगर हमारे पास पावर्स आती हैं, अगर हमारे पास पॉलिटिकल पावर्स आती हैं तो हम ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और तब हम शायद ब्रिटिशर्स को अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मद्रास में जो इलेक्शंस थे उनको बॉयकॉट नहीं किया गया था, बाकी हर जगह पर किया गया था। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ बर्न इन ह्यूज बॉनफायर। अब देखिए, शुरुआत हुई थी कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट, लेकिन थोड़ा सा चीजें बदलनी यहाँ से शुरू हो गई। गुड्स बॉयकॉट करना अच्छी बात है, लेकिन तोड़ फोड़ क्यों मचाना शुरू की जा रही थी? ऐसा तो कहीं भी महात्मा गांधी ने नहीं कहा था कि सामान जला दो, तोड़ फोड़ कर दो। व्हाट ही सेड, नॉट टू यूज। उनका कहने का एक जो मीनिंग होता था ना, वो सबको समझ में आता नहीं था। आई गेस कि वो कहते थे नॉट टू यूज और लोगों को समझ में आता था घर से निकाल के सब बाहर जला दो, खत्म कर दो। बट ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। तो देखिए क्या हुआ, तोड़ फोड़ मचाई गई लिकर शॉप्स पे, उसके बाद कपड़े जला दिए गए रोड पे ले जाके। तो आप यूज मत करिए ना, हु इज टेलिंग यू टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जिससे अगेन गुस्सा तो भरता ही है लोगों के बीच में। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू ₹57 करोड़। मतलब अगर हम ब्रिटिशर्स के कपड़े नहीं यूज करेंगे, अगर हम उनके कपड़े नहीं पहनेंगे तो बिकेंगे नहीं तो हम मंगवाएंगे ही क्यों, है ना। जब कोई चीज बिक ही नहीं रही है तो हम उसे मंगवा के क्या कर लेंगे अपने पास रख के। तो इम्पोर्टिंग ऑफ फॉरेन क्लोथ डिक्रीज हो गई।
नेक्स्ट इज मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन गुड। अब जो हमारे देश में जो बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी कहा कि ओके वी आर गोइंग टू सेल द गुड्स ओनली दैट बिलोंग टू इंडिया, हम फॉरेन गुड्स में कोई डीलिंग नहीं करेंगे। ये होता है एक समझदारी डिसीजन, बट व्हाट इज दिस कि कपड़े लाओ और जला दो, व्हाई टू मेक सच काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। हमारे देश में ही चीज़ें बनना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हम अब क्या कर रहे थे, ब्रिटिश गुड्स को यूज़ नहीं कर रहे थे, है ना। तो अब लेकिन क्या किया, ये 3 पॉइंट्स कह रहे हैं कि इलेक्शन बॉयकॉट कर दिए हमने, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया, हाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स लॉयर्स सब ने अपनी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, अपने स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ दिए, लेकिन फिर भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस थे जो फेस करने पड़े। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब द प्रॉब्लम्स दैट वर फेस ड्यूरिंग द टाइम। तो पहली प्रॉब्लम, खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोडक्ट मिल क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। मतलब खादी का कपड़ा बड़ा ही महंगा था, जो कि नॉर्मल लोगों की पहुंच के बाहर था। खादी आज भी अगर हम खरीदते हैं तो थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव पार्ट येस वी कैन फील, क्योंकि कहते हैं ना जो चीज़ अलग होती है उसके थोड़े रेट्स तो डिफर करते हो। खादी तो हम खुद बना रहे थे, हमारे पास उतने उस टाइम रिसोर्सेज थे ही नहीं कि हम चीज़ें खुद बना सके, तो इसलिए वो महंगा भी बहुत ज़्यादा था। तो एक ये प्रॉब्लम फेस की जा रही थी कि खादी महंगा है और ऑप्शन बचता है ब्रिटिश कपड़े ही यूज़ करने का, ठीक है। सेकेंड इज इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर स्लो टू कम इन प्लेस ऑफ द बॉयकॉटेड ब्रिटिश वन। ब्रिटिश स्कूल्स अगर बच्चे छोड़ देते हैं, टीचर्स छोड़ देते हैं, हेडमास्टर छोड़ देते हैं, तो वो करेंगे क्या, क्योंकि इंडियन स्कूल्स को अभी उस जगह तक पहुंचने में बहुत समय लगना था, और तब तक तो समझ लीजिए पूरी जनरेशन ही बेकार हो जाती। व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वो कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो एक प्रॉब्लम आ गई। देन अगर हम देखें तो ये 2 प्रॉब्लम की वजह से कुछ तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे फर्क आया होगा, आई गेस स्लो डाउन ही हो गया होगा, है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट वर द प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, हम टाउन्स की बात करते हैं तो देयर वर 2 प्रॉब्लम। पहली, खादी का कपड़ा बड़ा ही महंगा था एट दैट टाइम एज कंपेयर टू द टेक्सटाइल मिल क्लॉथ, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत स्लो था एज कंपेयर टू द ब्रिटिश वन। तो ये 2 प्रॉब्लम फेस की गई थी। ये तो अभी हमने करी टाउन की बात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग इन रिबेलियन इन कंट्री साइड, जो कि पीजेंट्स ने किया था, ठीक है। अब आते हैं, इसमें भी वी आर गोइंग टू हैव सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। अब शुरू होता है पीजेंट्स के, जो पीजेंट्स कर रहे थे अपने लिए, उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या होता है, वो क्यों कर रहे थे इतने प्रोटेस्ट, तो वो सारी चीजें। अवध में एक बाबा रामचंद्र करके एक लीडर कह सकते हैं बने, जिन्होंने ये पूरा मूवमेंट को लीड किया, ठीक है। अब बाबा रामचंद्र थे कौन, ही वॉज अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर। मतलब बाबा रामचंद्र जो थे वो सन्यासी थे, वो फिजी में उनको इंडेंचर्ड लेबर बनाकर ले जाया गया था। इंडेंचर्ड लेबर इज लाइक बंधुआ मजदूर, की जहां जाएंगे वहां साथ ले जाएंगे, पैसे कुछ नहीं दिए जाएंगे आपको आपके काम के, यू हैव टू स्टे विद अस, तो उस टाइप का काम। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट ऑपरेसिव तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। अब देखिए पहली चीज, जो रिबेलियन इन कंट्री साइड हुआ, जो पीजेंट्स मूवमेंट कर रहे थे, वो कहाँ हुआ, इट वॉज इन अवध। किसने वो मूवमेंट शुरू करवाया, बाबा रामचंद्र ने शुरू कराया। अब क्वेश्चन आता है कि ये मूवमेंट क्यों हो रहा था, ठीक है, मतलब किसके अगेंस्ट हो रहा था, तो मूवमेंट था तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स, मतलब वो लोग जिनके पास बहुत जमीन होती है, तालुकें होती हैं, उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट चल रहा था। The peasants movement demanded reduction of revenue, abolition of beggar and social boycott of oppressive landlords. क्यों हो रहा था ये मूवमेंट, क्योंकि पीजेंट्स चाहते थे कि बेगर खत्म किया जाए। बेगर मतलब होता है जब आपसे काम करवाया जाए और बदले में आपको कोई पैसे नहीं दिए जाए, कोई आपको सैलरी वेजेस कुछ नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ आपसे काम करवाया जा रहा है, ठीक है। वो चाहते थे कि रेवेन्यू उनकी कम हो जाए, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कि जिस जमीन पे वो काम करते हैं तो दे हैव टू पे टैक्स टू द लैंडलॉर्ड्स, वो सब चीजें ये चाह रहे थे कि कम हो जाए। नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत फॉर डिप्राइविंग लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। मतलब कि अब देखिए
अवध में मूवमेंट चालू होता है, पीजेंट्स चालू कर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट सब करना शुरू हो चुके हैं। पीजेंट्स चाहते थे कि रेवेन्यू में रिडक्शन हो, बेगर खत्म हो जाए, हमें ज़मीन के पैसे मतलब जो रेंट होता है वो ना देना पड़े लैंडलॉर्ड्स को, ज़बरदस्ती जो हमसे काम करवाया जाता है, ऑप्रेसिव जो काम होते हैं वो ना किए जाएं। उसी को सपोर्ट करते हुए पंचायत ने नाई धोबी बंद भी कर दिया, मतलब कि जो भी लैंडलॉर्ड्स को सर्विसेज दी जाती हैं, चाहे वो बार्बर सर्विस हो, चाहे वो वॉशरमैन सर्विस हो, वो सारी सर्विसेज बंद कर दीजिए, उन्हें उनके काम खुद करने दो। मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग स्टार्टेड। तो अवध में ये चीजें शुरू हुई, जिसमें बहुत बड़ा एक नाम आ रहा था बाबा रामचंद्र का। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वॉज बाबा रामचंद्र, तो यू हैव टू राइट इन अ वन लाइन फैक्ट कि ही वॉज सन्यासी, जो कि फिजी में गए, मतलब लेकर गए थे उनको फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर। क्या किया था बाबा रामचंद्र ने? ही लेड द मूवमेंट फॉर द पीजेंट्स। क्यों हुआ था मूवमेंट, वो सारी चीजें हमारे पास हैं। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। In 1920, Jawaharlal Nehru began going around the village in a ward, talking to the village and trying to understand their grievance. मतलब अब एंटर हो रहे हैं कांग्रेस के एक लीडर कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, उस वक्त तो यंग लीडर्स में ही काउंट होते थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस चीज को समझा और उन्होंने कहा कि यस, ये जरूरत तो है, मतलब वी हैव टू डू समथिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फॉर पीजेंट्स, इन फेवर ऑफ पीजेंट। तो उन्होंने भी लोगों से बातचीत करना शुरू करी, लोगों तक अपनी कहते हैं ना उनकी बात सुनी, अपनी बात पहुंचाई, तो वो सारी चीजें। बाय अक्टूबर द औध किसान या अवध किसान, दोनों वर्ड्स वी कैन यूज इट हियर, द औध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। देखिए अभी तक सिर्फ बाबा रामचंद्र थे, अब साथ में जवाहरलाल नेहरू भी हो गए और भी जो इंपॉर्टेंट लीडर्स होंगे वो भी आ गए, तो बढ़ावा ही मिल रहा है, चीजें अच्छी ही हो रही हैं। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. मतलब इतना स्पीडी काम होने लगा कि एक महीने में 300 ब्रांच, किस चीज़ की? अवध किसान सभा की। बिकॉज पीजेंट्स को ये समझ में आ गया था कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर सेल्फ, बाद में वी आर गोइंग टू थिंक फॉर द कंट्री, पहले अपने लिए थोड़ा सा तो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए उनके लिए स्वराज मीन अलग चल रहा है, उनके लिए इंडिपेंडेंस अलग चल रही है, उनके लिए यहाँ पर इंडिपेंडेंस का अगर मीनिंग देखा जाए तो था कि टैक्स से आज़ादी मिल जाए, बेगर खत्म हो जाए, ये सारी चीज़ें। However, the peasant movement developed in forms that the Congress leaders was unhappy with. मतलब जो किसान सभा बनी, जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया, बाबा रामचंद्र ने पूरा ये आंदोलन किया, कांग्रेस लीडर्स कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अनहैप्पी थे, क्योंकि कांग्रेस लीडर्स ये नहीं चाहते थे। कांग्रेस लीडर्स चाहते थे कि मूवमेंट हो फॉर अ कंट्री, लेकिन थोड़ा सा सोच कर देखिए, हम हर चीज़ स्टेप पर स्टेप बढ़ सकते हैं। अभी शुरुआत तो हुई कि कम से कम अभी हम, क्योंकि कांग्रेस लीडर्स की लड़ाई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, यहाँ पर तो लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार के लिए हो रही थी, तो कुछ लीडर्स ऐसे थे कि उनको वो तरीका समझ में नहीं आया, सो दे वर अनहैप्पी विद द मूवमेंट। नाउ लेट्स सी, अब आते हैं हम रिवोल्ट बाय ट्राइबल्स में। तो पहला हमने देखा जो रिबेलियन इन कंट्री साइड हुआ, कंट्री साइड में आपको अवध का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू आते हैं। रिवोल्ट बाय ट्राइबल्स मतलब जो हमारी ट्राइब्स होती हैं, ट्राइबल रीजन के लोग होते हैं, उनकी अब लड़ाई झगड़े, उनका जो आंदोलन था वो कैसा था, ठीक है। The government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel woods and fruits. यहाँ पर ना जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट एग्जाम्पल इज फॉर ऑफ गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट्स जो ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए फॉरेस्ट इज लाइक देयर गॉड, है ना। उनको जंगल में जाने से मना कर दिया गया, फॉरेस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि यू आर नॉट गोइंग टू एंटर इन फॉरेस्ट, यू आर नॉट गोइंग टू कलेक्ट एनी फ्यूल वुड, यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी फ्रूट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो दीज थिंग्स एक्चुअली कहते हैं ना, दिल तक लग रही थी उनके कि हमारी चीज़ें हैं, हमारे लिए फॉरेस्ट इज़ लाइक एवरीथिंग, और आप उन्हें वहीं जाने से अगर रोक रहे हैं तो प्रोटेस्ट होना तो जाहिर था, ठीक है। अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू हैव एन इंटरेस्टिंग पर्सन जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू।
he led the guerrilla warfare in the Gudem Hills of Andhra Pradesh. He claimed that he had variety of special powers. अब देखिए बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन थे अलूरी सीताराम राजू. पहली चीज तो गुरिल्ला वॉरफेयर, उन्होंने गुरिल्ला वॉर ऐसा होता है कि कोई प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, छुप के मारना, अटैक करना, ऐसे वाली चीज़ें. सो ही वॉज वन अमंग जो ये सब काम में, मतलब कहते हैं ना, ही वॉज लीडिंग द थिंग्स. अब इन्होंने क्या क्लेम किया कि ही हैड वेराइटी ऑफ पावर्स, उनके पास बहुत सुपर पावर्स है, जो वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करते हैं वो एकदम सही होती है, और ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, मतलब अगर उनको गोली लगती है तो उनको कुछ नहीं होगा. तो मतलब उन्होंने एक तरीके से अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर दिया. He also proclaimed that he was, yes देखिए, he was an incarnation of God. He captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. The rebels attacked police station, attempted to kill British officials and carried out guerrilla warfare for achieving Swaraj. उन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम पर्सन थे वो, ठीक है. यहाँ पर एक दो पॉइंट आई एम टेलिंग यू. वो गांधी जी से बहुत इंस्पायर थे पहली चीज तो, और उन्होंने गांधी जी का ही नाम यूज कर लिया था, ठीक है. उन्होंने मतलब अपने आप को जैसे भगवान का अवतार घोषित कर दिया, तो उसी बेसिस पर ना लोगों ने ड्रिंकिंग हैबिट्स छोड़ दी थी, क्योंकि अब कोई ऐसा बोल रहा है तो जो वो बोलेगा मानना भी पड़ेगा. बट यस, ही वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924. 1924 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पनिशमेंट दैट इज गिवन पब्लिकली, की जाती हैं सारी चीज़ें. तो लेकिन तब तक वो फोक हीरो बन चुके थे, एग्जीक्यूट हो गए, उनको अपनी मतलब जान गंवानी पड़ गई, सब हो गया, लेकिन वो फोक हीरो बन गए थे और बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी थे. जो रिबेल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया, गुरिल्ला वॉरफेयर. अब उनके लिए स्वराज का मतलब यहाँ पर क्या आता है कि दे वॉन्ट देयर फॉरेस्ट टू बी अनरिस्ट्रिक्टेड अगेन, कि हमारे फॉरेस्ट को वापस से हमें सौंप दिया जाए, हम अपने जो जीवन शैली अपनी वैसी जिएंगे जैसे हम चलाते आ रहे हैं, ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन फर्दर. स्वराज इन द प्लांटेशन चालू हो रहा है. देखिए कंट्री पढ़, टाउन्स पढ़ लिया, फिर हमने वहाँ का देख लिया, ट्राइबल रीजन्स का, गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश का. नाउ स्वराज इन द प्लांटेशन अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट. बेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या समझ लीजिए, जैसा भी आपको बेस्ट लगे. इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कहता है कि वंस यू आर वर्किंग, वंस यू स्टार्टेड वर्किंग इन द प्लांटेशन एरिया, यू आर नॉट अलाउड टू गो बैक टू योर होम. आपका मतलब यू आर अलाउड टू गो टू योर होम फॉर अ वाइल, लेकिन बिना परमिशन आप कुछ नहीं कर सकते. विदाउट परमिशन यू कैन नॉट लीव द टी गार्डन्स, आप वहाँ को छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है. तो 1000 ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज. अब भाई ये तो ज़बरदस्ती वाली बात होगी, कौन ऐसा इंसान है, काम तो सभी करते हैं, पैसों के लिए एवरीवन वर्क्स, लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि आप ऑफिस आ गए हो, अब जब तक हम नहीं बोलेंगे आप घर वापस नहीं जाओगे, मतलब ये तो आपने हमें मजदूर बना लिया, गुलाम नौकर हो गए हम तो आपके, कि जो आप बोलोगे वही करेंगे. तो ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो हमारे लिए वहाँ पर आज़ादी का मीनिंग हो जाएगा कि हमको वापस हमारे घर जाने को मिल जाए, हमारे लिए वही स्वराज है. हमें ये इमिग्रेशन एक्ट से आज़ादी मिल जाए, हमारे लिए वही स्वराज है, बाकी सब चीज़ें तो हम बाद में समझेंगे. तो 1000 ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम. बहुत सारे जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने घर का रास्ता वापस कर लिया कि हम तो जा रहे हैं और हम इस इमिग्रेशन एक्ट को तोड़ते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स विद दिस एक्ट. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village. मतलब खुद से assumptions हो रही. गांधी जी ने अभी कभी नहीं कहा था कि आप लोग घर चले जाओ, मैं आपको ज़मीन दूंगा, काम दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था. बात हुई थी कि डू नॉट सपोर्ट ब्रिटिशर्स, लेकिन ये उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि आई एम गोइंग टू गिव यू द वर्क और आई एम गोइंग टू गिव यू अ पीस ऑफ लैंड कि आप वहाँ काम करिएगा. तो ऑन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द non-cooperation movement because of its violent face in many places. See students, जब ये लोग अपने घर की तरफ रास्ता करके जाने लगे तो इनको ना घर पहुंचने ही नहीं मिला. बीच में ही ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया, बीच में ही उनकी पिटाई हुई खूब,
वायलेंट एक्टिविटीज हुई वापस लाकर फेंक दिया कि चलो चलो और काम करो। तो ये सब चीजें देखने के बाद अब देखिए टाउन्स में क्या हुआ, हमने जो कपड़े जलाए सब किया, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करना था लेकिन हमने ऐसी एक्टिविटीज कर दी। फिर हमने वापस स्कूल भी ज्वाइन कर लिए, तो नॉन कोऑपरेशन तो एक तरीके से वहाँ फेल हो गया। फिर हम आते हैं अवध किसान सभा में, अगर हम देखते हैं तो वहाँ कांग्रेस लीडर्स को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये सब चीजें जो हो रही हैं। देन थर्ड अगर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स 1922 में महात्मा गांधी डिसाइडेड कि अब मूवमेंट को वापस कॉल ऑफ करने की ज़रूरत पड़ चुकी है। क्यों पड़ चुकी है? क्योंकि मूवमेंट जो है वो वायलेंट होता जा रहा था, चाहे टाउन्स हो, चाहे कंट्री साइड अवध का एग्जाम्पल हो, चाहे हमारा ये गुडिम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश हो, या हमारा ये स्वराज इन द प्लांटेशंस एरिया हम देख लें, अपना आसाम वाली जगह देख लें, तो कहीं ना कहीं चीज़ें वायलेंट हो रही थी और वायलेंट एक्टिविटीज़ गांधी जी को पसंद नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, कॉल ऑफ मीन्स स्टॉप द मूवमेंट, नहीं हमको आगे चलाना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। At Chauri Chaura 1919 in Gorakhpur, a peaceful demonstration in a bazaar turned out into a violent clash with the police. 1919 में चौरी चौरा कांड हुआ, जो कि अपनी बुक में सिर्फ एक पिक्चर के साथ है, बट उससे ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, यूपी में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो पड़ती है वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, क्योंकि हर जगह प्रोटेस्ट का ही माहौल था, इकट्ठे थे। तो ब्रिटिशर्स और प्रोटेस्टर्स के बीच में थोड़ी अनबन हुई, मारपीट लड़ाई झगड़े हो गए, और आक्रोश से भरे मतलब गुस्से से भरे जो प्रोटेस्टिंग पीपल थे उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी एंड नियरली 22 पुलिसमैन किल्ड एट दैट टाइम। तो मतलब ये समझ लीजिए कि इतना वायलेंट हो गया था, एंड दिस वाज द रीजन कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस कॉल ऑफ किया गया। तो अगर एक क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है कि आफ्टर विच मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन वाज कॉल्ड ऑफ, तो चौरी चौरा एक बहुत बड़ा रीजन प्ले करता है मूवमेंट को कॉल ऑफ करने में। तो स्टूडेंट्स नॉन कोऑपरेशन में हमने जो जो चीजें देखी है, एक ही क्वेश्चन में सब बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, वेदर दे आस्क की नॉन कोऑपरेशन है क्या, तो उसके साथ वो एक ना एक चीज लिखेंगे कि इधर आप आंध्र प्रदेश गुडिम हिल्स का बताइए, या कंट्री साइड वाला अवध का बताएं, या हम प्लांटेशन एरियाज का, या फिर हमारे टाउन्स में नॉन कोऑपरेशन कैसे चल रहा था। तो वो सारी चीज़ें, और नॉन कोऑपरेशन कॉल ऑफ किसके बाद, मतलब किस मूवमेंट के बाद गांधी जी एकदम ऐसे हो गए कि यार मूवमेंट सही नहीं जा रहा है, वी नीड टू कॉल ऑफ। तो चौरी चौरा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, एंड 1922 में आकर तो उन्होंने फाइनली उसको कॉल ऑफ कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि चौरी चौरा ही वॉज द रीजन, बट यस चौरी चौरा बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि बैठ गया था दिमाग में कि बहुत वायलेंट एक्टिविटीज हो गई है। अब इसके बाद देखिए, जब हम इतना कर रहे हैं तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ तो करेंगे, शांत तो बैठने वाले थे नहीं। तो वहां से आता है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन भी अपने आप में एक हिस्टोरिकल चीज बनी, बड़ा ही इनको भी देखना पड़ा कि प्रोटेस्ट कैसे होते हैं। साइमन कमीशन बना था कि जो ये इंडिया में इतने मूवमेंट्स हो रहे हैं, हर कभी एक नया आंदोलन, हर कभी एक नया आंदोलन, तो इन सब की सुनवाई के लिए, है ना, कि हम आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, हम आपकी बातें समझेंगे। तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टोरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। पहली चीज तो टोरी गवर्नमेंट, जो कंजर्वेटिव्स होते हैं, जो अपनी पुरानी चीज़ों को ही फॉलो करवाना चाहते हैं, कुछ नया नहीं चाहते, तो टोरी गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जो कंजर्वेटिज्म को बढ़ावा देती है। तो उन्होंने बनाया दिस कमीशन। सर जॉन साइमन वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, इसलिए उसका नाम भी साइमन कमीशन हो गया। ठीक है, sought to look into the demands of the nationalist and suggest changes in the constitutional structure of India। मतलब हमारे देश के संविधान में बदलाव करने के लिए कमीशन बनाया जा रहा है, और वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा। अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई कि हमारा देश, हमारा संविधान, हमारे लोग, हमारे रूल्स, हमारी दिक्कतें, लेकिन कमीशन बन रहा है ब्रिटिशर्स की तरफ से, वो भी उनके मेंबर्स के लिए। हम तो है ही नहीं जिसमें कहीं भी।
Arrived in India in 1928, Congress and the Muslim League, along with other parties, received the commission with black flags and slogans such as "Go Simon back." Simon Commission में there was no Indian included. तो भाई हमारे देश का संविधान आप बदलने आए हैं, हमारे देश के लिए कायदे कानून बदलने आए विद नो इंडियंस इन इट, तो कैसे काम होगा? तो हमने उसको समर्थन दिया ही नहीं, और क्योंकि हम शुरू तो हो चुके थे ना नॉन कोऑपरेशन वाली लीग से कि हमें ऐसी चीज़ों को साथ देना ही नहीं, अगर हमने आज इनको नहीं रोका तो ये फिर हम पर और हावी हो जाएंगे। तो 1928 में जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया आता है उसे एक अच्छे खासे बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। ब्लैक रिबन्स, ब्लैक फ्लैग्स और स्लोगन चल रहा था गो बैक साइमन या साइमन गो बैक। In October 1929, the commission recommended a dominion. अब देखिए जब इतना होता है ना, हम भी हैं, जब अपन देखते हैं सब लोग अपने खिलाफ जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा वहाँ पे नहीं अच्छा ठीक है जैसा आप बोल रहे हो थोड़ा बहुत हम वैसा कर लेंगे, तो एक होता है डिप्लोमेटिक आंसर। तो 1929 में जब हम कमीशन जो है एक है ना ऑफर रखता है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना अगेंस्ट चल रहे हैं हमारे, तो थोड़ा बहुत अब इनके लिए सोचना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा वी विल गिव यू डोमिनियन स्टेटस एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कसिंग अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। मतलब हम आपको डोमिनियन स्टेटस इट्स लाइक हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटा सा भाग हिस्सा बना लेते हैं, थोड़ी बहुत बात आपकी भी सुन लेंगे, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू फुलफिल योर थिंग्स, लेकिन हम आपको एक ऐसा झांकी दिखा रहे हैं कि आप भी हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं। वाई वी नीड डोमिनियन स्टेटस जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हमें चाहिए। और इन्होंने कहा हम आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने की इजाज़त देते हैं जहां बैठकर हम इंडिया के मुद्दों पर डिस्कस करेंगे फ्यूचर। ठीक है, अब आते हैं साइमन कमीशन जब आ गया इंडिया में कि भाई एक और नई चीज दे दी अब इन्होंने, मतलब हम कुछ करते फिर ये फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाला खेल ही खेल रहे थे, हम कुछ करेंगे फिर ये कुछ करेंगे। अब साइमन कमीशन तो आ गया। साइमन कमीशन का इफेक्ट हमारी कंट्री में क्या पड़ा वो देखिए। December 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एकदम, formalized the demand of Purna Swaraj. 26 January 1930 was celebrated as Independence Day. Okay, तो see December 1929 अपने आप में एक फिर इम्पोर्टेंट ईयर है। 1919 से लेकर, वैसे तो 1915 में जब से गांधी जी आए थे उसके बाद से सब चीज़ें चली रही थी कि अब ये होना है अब ये होना है। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कोई दिखावा नहीं चाहिए कि वी आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी वांट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा वी डोंट वांट स्वराज बट वी वांट पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का मतलब होता है देश हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, रूल्स हमारे, रेगुलेशंस हमारे, एवरीथिंग आर, गवर्नमेंट हमारी, सब कुछ, कोई ब्रिटिशर्स का कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, और देखिए पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930, दिस इज द रीजन कि हम रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं जब हमारा संविधान बना। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? लाहौर सेशन में हुआ था ये सब, और डेट डिसाइड की गई थी 26 जनवरी 1930। मतलब उस टाइम पर 26 जनवरी 1930 को हमने अपना झंडा रावी नदी के किनारे खुद ही फहरा दिया था और बोला था कि हमारा देश, हम वी वांट पूर्ण स्वराज फॉर आवर कंट्री। ठीक है, तो इस डेट की अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। दिस इज द रीजन कि 26 जनवरी को फिर हमने रिपब्लिक डे लिया, क्योंकि इंडिपेंडेंस तो हमको मिली थी 15 अगस्त को, क्योंकि इस डे की इंपॉर्टेंस थी तो हम उस दिन को ऐसे ज़ाया नहीं होने दे सकते थे। अब देखिए साइमन कमीशन का एक और इफेक्ट निकल के आता है जिसके बाद हमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर जाना है। साइमन कमीशन 1928 में आता है। 1929 में उन्होंने हमको डोमिनियन स्टेटस दिया। 1929 में हमने कहा नहीं चाहिए, वी वांट पूर्ण स्वराज, और हमने झंडा फहरा के उसका आगमन कर दिया कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। 1930 में अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई फॉर द पीपल हु बिलोंग्स टू लोअर क्लास। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि ये जानते थे कि देश कभी भी तरक्की या डेवलप हो ही नहीं सकता जब तक हम हमारी लोअर क्लास, माइनॉरिटी क्लास को ऊपर ना उठाएं। जब तक हम उनके लिए अच्छा नहीं करेंगे, नो कंट्री इज गोइंग टू बी अ डेवलप्ड वन। ठीक है,
डेवलप तो छोड़िए, अभी तो उन्होंने कहा पहले हम इनको भी तो थोड़ा सा साथ दें, वरना इनका तो कोई औचित्य ही नहीं रह रहा है। तो 1930 में अब जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले जो लोग थे, उनको भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलना शुरू, किसी ने तो उनके बारे में सोचा। मतलब अभी तक तो उनको दलित या ऐसा अनटचेबिलिटी से सामना करना पड़ता था, पीपल आर नॉट गोइंग टू टॉक। तो भाई इफ वी आर अ कंट्री, तो अगर एक मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लोअर क्लास को बिलोंग करता है, अगर हम उनको साथ नहीं रखेंगे तो हम कंट्री थोड़ी ना है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई फॉर लोअर क्लास पीपल, जो कि 1930 में बनी। तो स्टूडेंट्स ही इस पूरे पार्ट में हमने ये देखा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कैसे हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ होने के बाद साइमन कमीशन आता है, और साइमन कमीशन के हमने कुछ इफेक्ट्स भी देखे। सो इस वीडियो में ये सारी चीजें हमने कवर की हैं। पिछली वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और द नेक्स्ट वीडियो इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे कि आफ्टर साइमन कमीशन और क्या नया नया हमारे देश में हुआ। तो हम सब देखने वाले हैं गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, सारी चीजें, सिविल डिसोबीडियंस, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है। So this is all for the video, and thank you so much for watching.